चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लास्ट टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही पढ़ा था ना। एक बार मैं लिख लेता हूँ, टॉपिक का नाम था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये हमने पढ़ा था यार। अच्छा बेटा बताना क्या था, याद है? कुछ बताएगा मुझे, कोई याद दिलाएगा क्या करा था इसमें हमने? क्या कहती है थ्योरम ये? कंपोजिट नंबर की जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, हाँ? वो खाली उसी की यूनिक होती है। हर एक कंपोजिट नंबर की यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, वो और किसी की नहीं हो सकती दुनिया में। जैसे 8 है, ये 2 की क्यूब ही लिखा जाएगा, 2 की क्यूब से कोई और नंबर नहीं लिखा जाएगा। ये हमें कौन कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बात सबको पता है। अब आगे, अब मैंने कुछ आपसे कुछ बातें पूछी थी, याद करो। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने सपोज करो एक नंबर है ए और इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 × 3 स्क्वायर × 7। क्या जो ए है उसकी यूनिट डिजिट 0 होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 5 नहीं है। किस नंबर की यूनिट डिजिट 0 होती है? जिसमें 2 और 5 दोनों। उस नंबर की यूनिट डिजिट बेटा क्या होती है? 0। ये बात सबको समझ में आ गई अच्छे से? एक क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी अच्छा। एक बात और देखो बेटा, तो मैं आज एक ऐसी चीज सिखा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 × 3 × 5 स्क्वायर। क्या इस नंबर के एंड में 0 होंगे? होगी, क्योंकि इसमें 2 और 5 दोनों, तो इसके एंड में 0 होगी। सबको पता ये वाली बात। इसमें 0 क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें क्या था, सिर्फ 2 है, 5 नहीं है। इसमें 0 क्यों है? क्योंकि 2 भी है और 5 भी है, तो 0 होगा। अगला एक नंबर दिया सी, हाँ, 3 × 5 स्क्वायर × 7। क्या इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 5 है लेकिन 2 नहीं है। तो ये बात तो पता लग गया। उसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 होती है जिसमें 2 और 5 दोनों होंगे। तो अब इसकी यूनिट डिजिट 0 होगी। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, एक नंबर में आ सकता है। इस नंबर के एंड में कितनी 0 होंगी? एग्जैक्टली कितनी होंगी? समझ में आई क्यों? क्योंकि एक 2 है और 2 5 है। जितने 2 जितने 5 उतनी 0। समझ गए? एक 2 है 2 5 है, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक 2 और एक 5 तो है ना। जब एक 2 एक 5 से मल्टीप्लाई होगा तो कितने 0 आएंगी? एक ही तो आएगी। तो इस नंबर के एंड में कितनी 0 होगी? 1। मतलब नंबर ऑफ जीरोस इन दी एंड कितनी हो जाएंगी? समझ गए? इस नंबर के एंड में कितनी 0 होगी? 1 हो। बात समझ में आई? अब मान लो यहां पर 2 2 होते और 2 5 होते तो कितनी 0 होती? पता लग गया? जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतनी क्या होंगी? 0। सपोज मैंने एक नंबर लिखा डी, 2 स्क्वायर × 3 × 5 स्क्वायर। क्या इस नंबर के एंड में 0 होगी? होगी ना? कितनी 0 होगी? पता लग गया? बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि इसमें 2 और 5 के 2 पेयर बन रहे हैं, 2 × 5 और 2 × 5। तो आप ऐसे कह सकते हो, जब भी कभी ऐसा कुछ हो, इसको मैं 2 × 5 की होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। 2 × 5 के 2 पेयर बन गए, तो इसमें कितनी 0 होंगी? 2 0। ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में, कर दोगे? पक्का? अच्छे से पता लग गया? ये पता लग गया किसके एंड में 0 आएगी, और ये पता लग गया कितनी आएंगी। पक्का ना? अब अगला रैपिड फायर क्वेश्चन है, जैसे मैं लिखूं वैसे आंसर बोल दे रहा सारे के सारे, फटाफट से लिख दूं। एक नंबर है, सपोज करो x, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 की क्यूब × 2 की पावर 10 × 5 × 7। इसके एंड में कितनी 0? पता लग गया ना? क्योंकि क्या है, 2 और 5 का एक ही पेयर बन रहा है। इसके एंड में आएंगे नंबर ऑफ जीरोस 1। एक नंबर है y, इसकी 2 की पावर 10 × अरे यार 2 की पावर 2 × 5 की पावर 50 × 3। इसके एंड में कितनी 0? पता लग गया? 2 और 5 की कितने भाई? 2 पेयर बन रहे हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो, एक आसान तरीका और, अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों है तो जिसकी लीस्ट पावर होगी उतनी 0 होगी। आसान तरीका हो, जैसे 2 और 5 दोनों है, लीस्ट पावर किसकी है? 2 की। कितनी है? 1, तो 1 0। इसमें 2 और 5 दोनों मौजूद है, लीस्ट पावर किसकी है? 5 की। कितनी है? 1, तो कितनी 0? 1। दोनों की लीस्ट पावर कितनी है? 2, तो कितनी 0? 2 0। अब समझ में आ गया? पक्का? एक क्वेश्चन लिखो भाई, आपकी बुक का ही, बट एक आंसर देना मुझे एक बारी। लाओ,
क्वेश्चन है, हाँ, चेक वेदर 6 की पावर n, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड with the digit 0 for any natural number n। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्या 6 की पावर n के एंड में 0 आएगी, जहां पर n क्या एक नेचुरल नंबर है, n क्या है एक नेचुरल नंबर, मतलब n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ गई? अब अपना दिमाग लगाओ, क्या बताओ आएगी 0? नहीं आएगी। क्यों? अगर मैं 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर्स करूं तो क्या होगा, 2 इंटू 3 की पावर n। अब तो n की पावर कुछ भी हो, बट इसमें जो प्राइम नंबर है वो क्या है, सिर्फ 2 और 3। और कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है, जिसमें 2 और 5 दोनों, तो इसका मतलब इसके एंड में 0 नहीं आएगी। अब अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आया, एमसीक्यू में आया, डायरेक्ट टिक करना, मान लो कभी कभार 3 या 4 नंबर में आए, तो कैसे लिखना है वो देखो। चलो लिखो बेटा सॉल्यूशन, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ थोड़ा सा समझना और थोड़ा सा इसके 1-2 स्टेप थोड़ा लर्न भी कर लेना, ठीक है। चलो आपको पता है कोई भी नंबर 0 पे एंड कब होता है, ये बताओ, जब उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों। एक लाइन लिखो, इफ द नंबर सिक्स की पावर n वर, if the number 6 की पावर n were to end with the digit 0, is it 0? ठीक है, then its prime factorization, must contain 2 and 5 as its prime factors। ये लाइन सबको समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अगर 6 की पावर n 0 पे एंड होगा तो इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, अब नाउ सिंस 6 की पावर n इज इक्वल टू कितना है, इसको मैं 2 इंटू 3 की पावर n लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखो, 6 की पावर n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें एक 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, 2 की पावर ही तो आ रही है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 2 और 3। अब लिखेंगे देयरफॉर 6 की पावर n ओनली देयरफॉर, उस फंक्शन का बड़ा नाम क्या था ये, देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट, क्या गारंटी देती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटी ये देती है कि 6 की पावर n में 2 और 3 होंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट, बेटा ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। गारंटीज दैट 6 की पावर n ओनली कंटेन 2 and 3 as its prime factors। पता लग गया?
अब एक बार दोबारा पढ़ते हैं। मैंने क्या लिखा, इफ द नंबर 6 की पावर n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। ये बात समझ में आ गई। बट अब नाउ मैंने इसके फैक्टर कर दिए। नाउ 6 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 into 3 की पावर n, दैट इज 2 की पावर n into 3 की पावर n। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट 6 की पावर n ओनली कंटेन 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर। कोई पता लग गया। अब इसमें सिर्फ 2 और 3, क्या इसमें 5 है। ऊपर एक बात बताई, जो भी नंबर 0 पे एंड होगा उसकी प्राइम फैक्टर में क्या होने चाहिए, 2 और 5 दोनों होने चाहिए, बट इसमें 5 तो नहीं है। तो देयरफॉर 6 की पावर n does not contain 5 as its prime factor। ठीक है, अब इसमें सिर्फ क्या है, 2 और 3 है। तो देयरफॉर, इसका मतलब बेटा देयरफॉर है एक बिंदु ऊपर 2 बिंदु नीचे, नहीं तो आप इंग्लिश में लिख देना। देयरफॉर 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका मतलब पता लग गया 6 की पावर n में 5 नहीं है। तो अगर 6 की पावर n में 5 नहीं है तो क्या 0 पे एंड होगा, नहीं। तो हैंस 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। 6 की पावर n 0 पे एंड नहीं होगा। बेटा बात समझ में आई। लिखना आया, कैसे लिखना है। अगर एक नंबर में आया तो डायरेक्ट चूज कर लोगे, जिसमें 2 और 5 नहीं है वो आंसर। लेकिन अगर बाई चांस 3 नंबर में आया तो ऐसे लिखना है। एक बार दोबारा रिपीट करूं। सबसे पहले ये बताओ, अगर 6 की पावर n 0 पे एंड होगा तो इसमें 2 और 5 क्या होने चाहिए, प्राइम फैक्टर। लिख दिया। इफ द नंबर 6 की पावर n वर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। अब नाउ 6 की पावर n को मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब इसमें क्या रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट 6 की पावर ओनली कंटेन 2 and 3 एज इट्स प्राइम फैक्टर। इससे क्या पता लग गया, 6 की पावर n में सिर्फ 2 और 3 प्राइम फैक्टर है। तो इसका मतलब देयरफॉर 6 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसीलिए इसमें क्या है, 6 की पावर n में मतलब 5 नहीं है। और 6 की पावर n में 5 नहीं है तो क्या ये 0 पे एंड होगा, नहीं। तो हैंस 6 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। बेटा कुछ समझ में आई बात। अब इसे लिख सकते हो। थोड़ा सा 1-2 स्टेप ये याद करने पड़ेंगे। एक काम कर रहा हूं मैं, तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल सेम ऐसी क्वेश्चन उसे लिख के दिखाओ। समझ गए। क्वेश्चन पता क्या है, 6 की पावर, ये दोनों क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आए हुए हैं। 6 की पावर n की जगह लिखो 4 की पावर n। क्या लिखो, चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब पहले ये बताओ, क्या 4 की पावर n 0 पे एंड होगा, नहीं ना। अब उसे लिखो बस। किसी भी बोर्ड्स के एमसीक्यू में कैलकुलेशन शो करते हैं। नहीं, आप एमसीक्यू आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हो। हाँ बेटा, यहाँ पर थोड़ी सी इंग्लिश करेक्ट कर लो। यहाँ पर देयरफॉर यहाँ पर लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पर लिखो सो। ठीक है, और यहाँ पर नाउ लिख दिया तो की जरूरत नहीं। नाउ 6 की पावर n इज इक्वल टू इतना। समझ गए, करो अब। हाँ तो बेटा सबने लिख लिया इसको। अब मैं थोड़ा सा दिखा रहा हूँ। मैंने बोला था चेक वेदर 4 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पर मैंने 4 की पावर n बोला था, तो 6 की पावर n की जगह क्या आ जाएगा, 4 की पावर n। 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 into 2 की पावर n। अब 2 into 2 कितना होता है, 2 स्क्वायर की पावर n, दैट इज 2 की पावर 2n। तो देयरफॉर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक गारंटीज दैट 4 की पावर n, समझ गए, ओनली कंटेन 2 एज अ प्राइम फैक्टर। 3 तो है ही नहीं, है ना। तो सो 4 की पावर n डज नॉट कंटेन 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर। तो हैंस 4 की पावर n डज नॉट एंड विद द डिजिट 0। कुछ बात समझ में आई। अगर एक याद हो गया तो बस कुछ नहीं करना, 6 की पावर n की जगह 4 की पावर n लगाते जाओ और करते चले जाओ। बात समझ में आई। अब मान लो ऐसा होता, चेक वेदर 15 की पावर n एंड विद द डिजिट 0 और नॉट। तो सेम करते बिल्कुल। क्या होता, यहाँ पे 15 की पावर n आ जाता, यहाँ पर 15 की पावर n आ जाता, 3 into 5 की पावर n आ जाता, 3 की पावर n into 5 की पावर n आ जाता। और एक बार करो, 15 की पावर n वाला भी लिखो बेटा, एक बार लिखो। चेक वेदर 15 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। करो, देखो भाई
क्वेश्चन क्या था, 15 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कैसे करेंगे? इफ द नंबर 15 की पावर n were to end with the digit 0, then its prime factorization must contain 3 and 5 as सही था 2 and 5 as its prime factor। तो now 15 की पावर n is equal to what? 3 into 5 की पावर n is equal to 3 की पावर n into 5 की पावर n। Therefore fundamental theorem of arithmetic guarantees that 15 की पावर n only contains 3 and 5 as its prime factor। So 15 की पावर n does not contain 2 as a prime factor। समझ गए? तो hence 15 की पावर n does not end with the digit 0। समझ गए? अब कोई भी क्वेश्चन है लिख सकते हो, सेम पैटर्न है, पता लग गया। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, चलो अब लिखो लास्ट कॉन्सेप्ट या लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। एक बात का जवाब दो, जब मैंने इस चैप्टर की पहली क्लास स्टार्ट की थी तो आपको कुछ बात समझाई थी। रियल नंबर्स क्या होते हैं बताना एक बारी। दुनिया के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं, जो रूट में नेगेटिव होते हैं उनको छोड़कर। ठीक है ना? चलो अब मैं एक बात का जवाब दो, रियल नंबर। हाँ आपने सेंटेंस लिखा था कि अरिथमेटिक गारंटीज दैट 15 रेज़ टू पावर n only contains 3 and 5 as its prime factor। 15 पावर n की जगह दैट 15 only contains, क्योंकि पावर n में तो पावर n में तो क्या पावर n में क्या, पावर n में तो सुन ले इसको 3 into 5 की पावर n लिख सकता हूँ। 3 की पावर n into 5 की पावर n, इसमें भी तो 3 और 5 ही आ रहा है, कुछ और थोड़ी आ रहा है। समझ गया? चल अब मैंने कहा था रियल नंबर हम दो पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट में? रेशनल और इरेशनल। रेशनल कौन से होते थे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हो। इरेशनल जो इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकता। फटाफट से बताओ, रूट 2 रेशनल है या इरेशनल है? रूट 2 इरेशनल है। रूट 3 रेशनल है या इरेशनल है? अब ना ये प्रूव करना है, लिखो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आएगा ही आएगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या कह दिया मैंने? चाहे तुम्हारा यूटी हो, चाहे तुम्हारा SA1 हो, चाहे तुम्हारा फाइनल टर्म हो, तो ये आना ही आना है। बच्चों पेपर लीक कर रहा हूं तुम्हारा, बता मत देना किसी को कि ये आना ही आना है। समझ में आ गई बात? तो लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। प्रूव करो रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। चलो बात करते हैं इसकी, थोड़ा सोचते हैं। अब रूट 2 इरेशनल है, या तो मैं दिखा दूँ इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, निकालते चले जाओ कभी खत्म नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल आप कह सकते हो, हाँ समझा दो कि सिंस इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रीअकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो इसलिए क्या है ये एक इरेशनल नंबर है। बट उसको सॉल्व करने के स्क्वायर रूट भी आना चाहिए, और थोड़ा सा वो ऐसा लगेगा कि यार मैं तो निकाल के दिखा रहा हूँ, बट तनी सामने वाला को सही लगे ना लगे। तो इसका एक तरीका और है, देखो क्या, मुझे प्रूव करना है कि रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेता हूँ मैं रेशनल है। क्या मान लिया मैंने इसको? रेशनल। चलो सॉल्यूशन, कोई लिखेगा नहीं बेटा, कोई कुछ नहीं लिखेगा, बस सारे ध्यान रखेंगे। लेट अस अज्यूम रूट 2 इज रेशनल नंबर। लिख लिया? अगर मैंने इसको रेशनल मान लिया तो रेशनल की डेफिनेशन क्या होती है कि मैं उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंट in the form in the A by B form। ठीक है, लिख सकता हूं। और मैं एक बात और लिख रहा हूं, वेयर देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंट इन दी A by B फॉर्म। ठीक है, चलो लिख लिया। तो देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट रूट 2 इज इक्वल टू A by B। यहां पे लिखने के बाद ना एक लाइन लिखनी है, यहां पर पता क्या लिखनी है, वेयर A and B
आर को प्राइम इंटीजर्स। मुझे इस बात का मतलब समझाओगे कि ए और बी क्या है? को प्राइम इंटीजर्स है। मतलब इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1। मैंने इसको स्पेसिफाई यहाँ पता है क्यों किया है? क्योंकि बेटा ए बाई बी फॉर्म तो ये भी हो सकती है 4/6, बट यहाँ पर तो कॉमन फैक्टर 2 है ना। और ए बाई बी तो ये वाली फॉर्म भी हो सकती है 2/3, बट यहाँ पर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है भाई, तो आपने कौन सी वाली फॉर्म ऐड करनी है? ये वाली। यहाँ पर ए और बी क्या है? को प्राइम। बात समझ में आ गई? यहाँ पे ए और बी क्या है? को प्राइम। चलो, तो इसका मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। बात, क्योंकि ए और बी को प्राइम है तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है ना। तो ए और बी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। बात समझ में आ गई? अब देखो बेटा, इससे आगे करना क्या है? आपने क्या करना है? √2 इज इक्वल टू ए बाई बी है, इसको उठा के ऊपर ले जाओ। √2b इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकता हूँ? बताओ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ? इतना करने के बाद बेटा एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर और ए का स्क्वायर क्या हो गया? 2b² इक्वल्स टू a²। b² कितना आ गया? a²/2। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ पहले स्क्वायर किया और यहाँ से b² की वैल्यू निकाल दी, कितनी आ गई? a²/2। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? अच्छा, ए और बी क्या है? को प्राइम इंटीजर्स। क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स समझते हो? फ्रैक्शन वाली वैल्यू छोड़ के, लाइक 2, 3, 4, 5, 6। किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करता हूं तो क्या आता है? वाह, किसी दुनिया में किसी भी इंटीजर का स्क्वायर कर लो, आंसर एक इंटीजर ही आएगा। बोलो सही है गलत है? बताओ, सही है गलत है? सही है ना। तो इसका मतलब अगर मैं बी का स्क्वायर करूंगा तो आंसर एक इंटीजर होगा, है ना। बेटा सुनो, ये चीज़ क्या? एक इंटीजर है। अब इसको ध्यान दो, ए अगर ये इंटीजर है तो ये भी इंटीजर होना चाहिए। ये इंटीजर, इसका मतलब कब? इसका मतलब क्या है? ये इंटीजर कब होगा बताना, सोच के जवाब देना। ये कब इंटीजर होगा? जब 2 एग्जैक्टली डिविजिबल हो। हल्का सा गलत बोल दिया। जब a² एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 2 से। b² इंटीजर है, सबको बात समझ में आ गई? ये चीज इंटीजर कब होगी? लाइक दिस। कोई भी फ्रैक्शन इंटीजर तभी होगी जब वो प्रॉपर डिवाइड हो जाएगी। समझ गए? जैसे 16 है अपॉन 2 तो ये एक इंटीजर है। अगर 16/3 होगा तो ये इंटीजर नहीं होगी। समझ गए? अब मुझे क्या पता लगा? मुझे b इंटीजर था तो इसलिए b² भी इंटीजर, और अगर b² इंटीजर तो इसका मतलब ये भी इंटीजर। जहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों? देख लो, सबको समझ में आ गया ना। अब अगला स्टेप चलो। चलो, आकाश भी कुछ पूछना है बेटा? a²/2 इंटीजर कैसे होगा? अच्छा, b क्या है बेटा पता हमारा? इंटीजर है। इंटीजर तो है ना b इंटीजर है तो b की स्क्वायर क्या होगी? b की स्क्वायर भी क्या होगी? अगर b किसी भी इंटीजर की स्क्वायर क्या होती है तो b² भी क्या हो गया? अगर b² इंटीजर तो ये भी क्या हो गया? समझ गए? अब सबको समझ में आ गया? अब ये चीज क्या है? इंटीजर। तो बेटा ध्यान देना, अगर ये इंटीजर है और अगर ये इंटीजर है तो इस बात से क्या सेंस निकलता है? इस बात से सेंस ये निकलता है कि जो a² है, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट a² इज डिविजिबल बाय 2। जो a² है वो किससे डिवाइड होता है बेटा? 2 से। कुछ बात समझ में आई? क्योंकि वो तो इंटीजर है ना। अब एक बात और बता रहा हूँ छोटी सी, समझना। 2 क्या एक प्राइम नंबर है? 2 क्या एक प्राइम नंबर? एक इंटीजर लिया 4 की स्क्वायर कितना आ गया? 16। ये 4 एक इंटीजर था, यहाँ पे उसकी स्क्वायर लिया, कितना आ गया? 16। 4 किसी प्राइम से डिवाइड होता है क्या? दुनिया में कोई प्राइम नंबर है जिससे 4 डिवाइड होता हो? किससे? 2 से। सबको होता डिवाइड होता है। अब ध्यान से देखो, अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है ना बेटा, बात ध्यान से सुनना। क्या? अगर कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर की जो स्क्वायर है वो भी उस प्राइम से डिवाइड होती है। देख लो, अगर 4 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर 16 भी 2 से डिवाइड होगी। थोड़ा सा और देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ना भाई, है ना। सपोज मैंने नंबर ले लिया 9 एक नंबर है, क्या 9 3 से डिवाइड होता है?
3 एक प्राइम है ना। 9 की स्क्वायर कितना आ गया 81, क्या 81 3 से डिवाइड होगा? बात समझ में आ गई? क्या समझाया मैंने, बताने के बाद रिपीट करना। सर अगर कोई नंबर से अगर कोई प्राइम डिवाइड होता है, वाह, तो उसके कोई नंबर किसी प्राइम नंबर से डिवाइड होता है तो उस नंबर की स्क्वायर भी उस प्राइम से डिवाइड होगी। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का आ गया? अब एक बात पूछूं, मैं बोल दूं अगर a जो है 2 से डिविजिबल है तो क्या a स्क्वायर 2 से डिविजिबल होगा? अरे वाह, सबको समझ में आ गया इसका मतलब। पक्का आ गई? पारितोष, अगर b जो है वो 3 से डिविजिबल है तो क्या b स्क्वायर 3 से डिविजिबल होगा? सबको समझ में आ गई? अब एक चीज सुनना ध्यान से, अब यहां तक समझ में आ गया है तो अब साथ नहीं छोड़ना मेरा, ठीक है भाई। अब अगर किसी नंबर की स्क्वायर किसी प्राइम से डिवाइड होगी तो क्या वो नंबर भी उस प्राइम से डिवाइड होगा? ऑब्वियसली वैसा वर्सा। बात समझ में आ गई? अगर किसी नंबर की स्क्वायर किसी प्राइम से डिवाइड होती है तो वो नंबर भी तो उस प्राइम से डिवाइड होगा। देख लो भाई, है ना। अगर 4 की स्क्वायर 16 2 से डिवाइड हो रहा है तो 4 भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर 9 की स्क्वायर 81 3 से डिवाइड होता है तो 9 भी 3 से डिवाइड होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अच्छे से आ गई? तो यहां पर आ जाओ, a स्क्वायर किससे डिवाइड होता है? 2 से। तो अगर a स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब a भी क्या होगा? 2 से डिवाइड। इसको हटा दो, therefore a is also divisible by 2। a किससे डिविजिबल हो गया बेटा? 2 से डिविजिबल हो गया। हाँ जी, बात समझ में आ गई? अगर a 2 से डिविजिबल है तो क्या इस बात का ये सेंस है कि जो a है वो 2 का मल्टीपल होगा? लाइक 8 अगर 2 से डिवाइड होता है तो 8 2 का मल्टीपल भी तो होता है। समझ गए? 16 अगर 2 से डिवाइड होगा तो 16 2 का मल्टीपल भी तो होगा। अगर 21 3 से डिवाइड होता है तो 21 3 का मल्टीपल भी तो है। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब सुनना ध्यान से, क्या कि भैया a स्क्वायर जो है a जो है 2 से डिवाइड होता है। a किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। तो इसका मतलब a जो है वो किसका मल्टीपल है? 2 का। Therefore a is also divisible by 2। तो जब इतनी बात, यहां से क्या सेंस निकला कि a 2 का मल्टीपल है, मतलब a 2 के टेबल में कहीं ना कहीं आता है। तो लेट कर लिया, लेट a इक्वल्स टू 2c। कहीं ना कहीं तो आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। वेयर c is any इंटीजर। जो c है वो क्या है? कोई भी इंटीजर है। बट अब बात सबको समझ में आ रही है? अच्छे से आ रही है? इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट। क्या लेट कर लिया इसको? इक्वेशन फर्स्ट। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, a की जगह 2c पुट कर दो। b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c की होल स्क्वायर बाय 2। तो b स्क्वायर कितना आ गया? 4c स्क्वायर बाय 2। तो b स्क्वायर कितना आ गया? 2c स्क्वायर। तो b स्क्वायर बाय 2 कितना आ गया? c स्क्वायर। मतलब c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2 आ गया। अब सेम वही, b स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से। इट इंप्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। समझ ले? समझ गए? अगर b स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्या b भी 2 से डिविजिबल होगा? है ना। तो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। समझ गए? अब आपको पता, आपका क्वेश्चन हो गया, आपका बेटा क्वेश्चन हो गया और ये प्रूव हो गया कि ये इरेशनल है। पता है कैसे? ध्यान से देखो, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है और a भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अभी प्रूव किया था। अब बताओ, अगर a भी 2 से डिवाइड है, b भी 2 से डिवाइड है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 हो गया। a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। अब जरा इधर ध्यान दो, मैंने क्या लिखा था? a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो क्या a और b को प्राइम है? नहीं है ना। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? गलत आ रहा है।
हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमने क्या बोला था ए और बी को प्राइम, लेकिन मैंने सोल्यूशन किया तो क्या दिख रहा है, ए और बी को प्राइम नहीं है। इसका मतलब मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ, और मैंने गलत कहाँ से करना स्टार्ट किया है, यहाँ से। तो अगर ये गलत है तो सही क्या है, √2 इरेशनल। बात समझ में आई। अब इसे लिखना कैसे है वो देखो। तो देयरफॉर A and B are not co-prime इंटीजर्स। तो इसलिए ए और बी को प्राइम इंटीजर्स नहीं है। बेटा बात समझ में आ गई। अब अगर ए और बी को प्राइम इंटीजर नहीं है तो इसका मतलब मैंने जो कुछ भी लेट किया है वो क्या है, गलत। तो देयरफॉर सो आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, हैंस। और मैंने क्या अज्यूम किया था, √2 रैशनल, हैंस √2 इज इरेशनल, हैंस प्रूव्ड। ये आपके 3 नंबर आ गए। ठीक है, अब एक काम करना, पहले इसको नोट कर लो। अभी ऐसा एक क्वेश्चन और करके दिखाऊंगा, पहले इसको नोट कर लो आराम से। अभी टेंशन मतलब तुम्हें लग रहा है सर ये क्या करा दिया आपने, मैथ है ये क्या? हाँ है, अभी तुम्हें आसान लगेगा बहुत। पहले एक बार नोट कर लो इसको, ठीक है, करो। अपना एक बच्चे का क्वेश्चन आया है आयुष का। आयुष बेटा एक उठ के आइए, उठ के एक बार आज तो पूरी दुनिया देखेगी बेटा, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये बोले। आज आयुष, आयुष क्वेश्चन बोल, दोबारा क्या कह रहा था? सर हमने तो प्रूफ कर दिया कि ए और बी को प्राइम नहीं है। हाँ, तो फिर इससे ये कैसे बोल सकते हैं √2 इज रैशनल वाली अजम्पशन गलत? क्वेश्चन इसका ये है सर, हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि ए और बी को प्राइम नहीं है, तो इससे ये कैसे प्रूव होगा कि ये क्या है, इरेशनल है? यही क्वेश्चन है। चलो बैठ, अब मैं इसका आंसर देता हूँ इसको। क्या तुम में से कोई, अरे बस ऐसे ही देखो पूरी दुनिया को दिखाना है ना तेरे को, ठीक है भाई, ये हमारा टॉपर है भाई। चलो भाई, अब सुनो मेरी बात। इसने बोला, इसका क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन, कि हमने सर ये प्रूव कर दिया कि ए और बी क्या है, को प्राइम नहीं है। इससे ये कैसे प्रूव हो गया कि √2 इरेशनल है? क्या कोई इस बात का आंसर देना चाहेगा? चलो फिर मैं ही देता हूँ। अच्छा, पहले मैं बात करता हूँ दुनिया के किसी भी रैशनल नंबर की। सपोज करो एक रैशनल नंबर है 4/6। दुनिया के किसी भी रैशनल नंबर को अगर मैं उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाऊंगा ना, तो ये दोनों हमेशा क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स होंगे। करके देख लो, समझ गए? सोच लो सोच लो, अगर कोई हो तो बता दो मेरे को, मैं तो फिर तुम इनाम के हकदार हो तुम लोग। समझ गए? चलो एक और ले लेते हैं, 35 और 40 ले लेते हैं। इनको 7 से कैंसिल हो जाएगा, 8 को प्राइम आ गए। समझ गए? दुनिया के किसी भी रैशनल को अगर क्या लिखूं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं, तो हमेशा क्या आएंगे, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या आएंगे, को प्राइम। अब मैंने √2 को a/b की फॉर्म में लिखा था, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या a/b को प्राइम है? तो मतलब कोई ऐसी सिंपलेस्ट, √2 के लिए कोई ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म ही नहीं है जो जिसमें a और b क्या हो, को प्राइम। और वो किसके लिए नहीं है, √2 के लिए। तो इसका मतलब √2 को ऐसे नहीं लिख सकता। अगर √2 को ऐसे नहीं लिख सकता, उसका मतलब √2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। बात समझ में आई? अब आगे आंसर मिल गया। चलो एक पटा ऐसा क्वेश्चन तुम्हें और लिख के दिखाता हूँ ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो, ठीक है। अभी मैंने √2 लिखा था ना, हम लिखेंगे प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। अब थोड़ा जल्दी होगा, लिखो प्रूव दैट √3 इज इरेशनल। क्वेश्चन मैंने बोला प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ठीक है। अब इसे भी मैं ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी होगा, तुम्हें समझ में जल्दी आएगा। सॉल्यूशन, पहला स्टेप बताओ क्या था, लेट √3 इज रेशनल। Therefore, it can be represent in the a/b फॉर्म। भाई किसी किसी बुक में p/q लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो therefore let √3 is equal to a/b, where a और b क्या है, a and b are co-prime integers। समझ में आ गया स्टेप?
अगला स्टेप क्या करेंगे, b को उठा के ऊपर ले जाओ। अगला स्टेप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा, √3b के स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद क्या होगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर बाय 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना करने के बाद इट इम्प्लाइज दैट क्या, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल तो इसका मतलब क्या, a भी 3 से डिविजिबल होगा। सो a इज डिविजिबल बाय 3। समझ गए। अब a स्क्वायर भी 3 से डिविजिबल है। अब नाउ इसे ले लेंगे, नाउ लेट a इज इक्वल टू क्या, 3c, वेयर c इज एनी इंटीजर। समझ गए, जहां पे c क्या, कोई इंटीजर। अब ये फर्स्ट क्या कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो a की जगह 3c डाल दो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c की होल स्क्वायर बाय 3। अब ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर बाय 3, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3c स्क्वायर, c स्क्वायर। अब इट इम्प्लाइज दैट क्या, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, तो देयरफॉर b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। a और b दोनों किससे डिविजिबल है, 3 से, तो देयरफॉर a एंड b आर नॉट को-प्राइम इंटीजर्स, तो देयरफॉर our assumption was wrong। तो hence क्या assume किया था, √3 is irrational, तो hence √3 is, हमने assume किया था √3 rational, तो hence √3 is irrational, hence proved। बेटा बात समझ में आई। अब लिख सकते हो √2 हो, √3, और ये बेटा क्या है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि आना ही आना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती इसको। समझ गए। तो क्या करना है, अब √3 की जगह √5 होगा तो लिख सकते हो, √7 होगा तो लिख सकते हो। ये तुम्हारा होमवर्क है। क्या करना है, प्रूव दैट, नहीं ऐसा सिंपल ऐसे ही होगा, प्रूव दैट, आपने प्रूव करना क्या, √7 इज इरेशनल। एक ये करना है और एक करना है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये आपने दो प्रूव करने हैं। समझ गए, ये तुम्हारा होमवर्क है। सारी बातें समझ में आ गई। आज के लिए इतने ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय। 3 तो सर हमें इसके पहले और स्टेप लिखना, सिंस b इज अ इंटीजर, सो b स्क्वायर, वो समझ जाएंगे ना, b इंटीजर दिख रहा है ना यहाँ पर, तो b अगर इंटीजर तो उसका स्क्वायर भी समझ जाएंगे, वो इतना समझ जाएंगे वो, नहीं कोई मार्क्स नहीं कट होगा। ठीक है, एक बार फिर मैम से पूछ लेना, मैम मैं अगर ऐसे लिखूंगा तो ठीक है ना, बोर्ड में नहीं कट होगा। बात समझ में आ गई। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बच्चों।